तो पहला यूनिट जो है ख़त्म हो चुका है और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ भी लिया है पहले यूनिट से। जैसे जो भी इसके कंक्लूज़न थे, किस किस तरीके से होते हैं, किस किस तरीके से नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, है क्या चीज़ कि एयर पॉल्यूशन तो ख़त्म हो गया। एयर पॉल्यूशन में किस किस तरीके के हैं, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़। जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 यहाँ पे आपने जितना पढ़ा है, मतलब जितना भी चीज़ें पढ़ा हुआ है, वो सारा का सारा चीज़ यूनिट 2 में कवर करना है। लेकिन कवर का मतलब सेम एज इट इज हमें आंसर नहीं देना है, उससे मिले हुए चीज़ों को सॉल्व करना है कि जो यहाँ पे कारण है, जो यहाँ पे वजह हो रही है जिन चीज़ों के होने की या ना होने की, उसका क्या इफेक्ट है, किस तरीक़े से। मतलब पहला यूनिट इसलिए देर हुआ आप लोगों का, क्योंकि अगर आप पहला यूनिट अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो ये यूनिट 2 नहीं कर पाओगे, दूसरा यूनिट 3 भी आपको करने में दिक्कत होगा। इसलिए पूरी चीज़ों को क्लियर किया हूँ अंदर तक कि ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए और किसी भी बात का लेकिन कोई ना रहे। क्लियर है? तो देखो, यूनिट 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज इंट्रोडक्शन मैं दूंगा कि एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री क्या है। ठीक, मेट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है, डिस्पर्सन, temperature, lapse rate and stability, wind velocity and turbulence, plum behavior, dispersion of air pollutants, the एक सेकंड रुक जाओ, गॉसियन प्लम मॉडल, स्टैक हाइट एंड डिपर्सन। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं आपके जो दिखेंगे। अब देखो, बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अगर मैं बात करूं कि जो एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री है वो क्या कहना चाह रहा है, तो देखो, एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री सिर्फ यही कहना ये चाह रहा है कि जितना भी ऊपर के यूनिट में तुमने पढ़ा है, जितना भी ऊपर के यूनिट में तुमने पढ़ा है, और जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे SO(X) यहाँ पे था, ठीक है, साइड में, तो उतना ऑक्सीजन इसमें जुड़ता जाता था, उस हिसाब से इसकी कैरेक्टरिस्टिक बदलती जाती थी। ठीक, तो वो जो पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री जितने भी यहाँ पे, जैसे आपको हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, ये मेन चीज़ें हैं जिनके वजह से हो रही है। बाकी तो मैंने तो तुम्हें S2S भी बताया और भी कई सारी चीज़ें बता के रखी हैं। तो ये मेन चीज़ें कि होने के केमिकल लोचा, वो तुमको बताना है। वही लोचा बताना है जो तुमने पढ़ा था, क्या, एल्केलिन, एल्केलिन, एल्केलाइंस। ठीक है, बेंजीन का क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, डाइल्यूट का केस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस में किस तरीके से वो डिसॉल्व हो रहा है, किसकी कितनी वीक और स्ट्रेंथ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन ये ऑलरेडी तुमको मैंने बता दिया है, लेकिन तब भी मैं बता दूंगा। और प्लस इस केमिस्ट्री में तुमको ये बताना होगा कि जो भी तुम्हारे पास स्ट्रक्चर हैं, जो भी तुम्हारे स्ट्रक्चर हैं, यानी अर्थ के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, उन स्ट्रक्चर में जो केमिकल्स ऑलरेडी हैं और किस तरीके के परफॉर्म करते हैं, ठीक है, चाहे वो गैसेस स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो, किस तरीके के वो परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में तुमको बताना होगा। और जो सस्पेंडेड सॉलिड्स जैसे हमारे द्वारा निकलते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स जैसे कार्बन, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, तो उसका क्या होगा। तो इन्हीं चीज़ों को तुम एक चीज़ पे यहाँ पे ये पढ़ें कि ग्लोबल का केस स्टडी किए, ग्लोबल पे। अब वही चीज़ें उठ करके आएंगी, क्या, मेट्रोलॉजी। होता तो है मेट्रोलॉजी, लेकिन उसके बनाए गए सिस्टम को स्टडी करने के मटेरियल के पार्ट को हम मेट्रोलॉजिकल कहते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ के देखो क्या आता है, एक एग्जांपल लो, साइकोलॉजी होता है, ठीक है ना। एक मान लो साइकोलॉजी, जिसके में LOGY लग रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, साइकोलॉजी।
बताऊंगा। साइकोलॉजी के पहले आता है तुम्हारा साइको, उसका मतलब क्या होता है, फिर आता है क्या, साइकोलॉजिकल, ये भी होती है, फिर उसके बाद आता है साइकोलॉजिस्ट। तो देखो आखिरी में क्या है, IST जुड़ जा रहा है, CAL जुड़ जा रहा है, LOGY जुड़ जा रहा है, तो इससे मीनिंग चेंज हो जाती है। कहने को ये है, बहुत बड़ी चीजें बता रहा हूँ, यदि आपके पेपर में केवल मेट्रोलॉजी दे रहा है, तो मेट्रोलॉजी का मतलब ये हो गया कि जो इसकी इनिशियल जो बिगिनिंग टाइम है स्टडी केस, उसके बारे में वो बात करेगा, ठीक है ना। अब मेट्रोलॉजी की अगर बात हो रही थी कि स्टडी के बिगिनर टाइम, अगर मेट्रोलॉजिकल आ गया, उसमें क्या है कि जो उस केस को स्टडी करने के बाद आप ऐसा कौन सी चीजें उसके लिए बना रहे हो, या किस तरीके से उसको सेपरेशन कर रहे हो, किसको अलग अलग ब्रांच में डिवाइड कर रहे हो, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं। अब अगर मेट्रोलॉजिस्ट अगर मैं लगाता हूँ, तो जैसे शोधकर्ता, रिसर्चर, ठीक है ना, कि ऐसा उस सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन जिस बंदे के पास हो, ठीक है, वो उसके बारे में बताना, वही हो गया मेट्रोलॉजिस्ट हो गया। अब मेट्रोलॉजी का एक फॉर्म होता है, एक तरीके से जियोलॉजी के ऊपर है। मेट्रोलॉजी का मतलब ये हो जाता है कि ओवरऑल मतलब एक, तुम जियोलॉजिकल अगर स्टडी की बात करो तो पृथ्वी की अर्थ सरफेस की केवल बात करोगे, उसकी सॉइल के बारे में बात करोगे, अगर पानी है तो पानी के बारे में बात नहीं करोगे। लेकिन मेट्रो में क्या आता है, लैंड वाटर एयर तीनों आ जाता है, और लैंड वाटर एयर में गैस जितने भी स्टडी टाइप के होंगे, स्टडी करने के योग्य में होंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और एस्पेक्ट, एक अनुमान लगाते हैं कि इन चीजों के होने के पीछे ये हाथ है। अब नेक्स्ट जो तुम्हारा आ रहा है, टेम्परेचर लैप्स रेट, ठीक है, और स्टेबिलिटी। मैंने इंट्रोडक्शन जब स्टार्टिंग में मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने एक चीज बताई थी कि ट्रोपोस्फेयर से लगाए स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में नीचे जो होता है, वार्म होता है, कूल होता है, कूलर होता है, ठीक है, उसके बाद तुमको हीटर मिलता है। इस तरीके का टेम्परेचर एक सेट करके मैंने बताया था, ऑलरेडी PPT में तुम्हारे पास होगा। तो वही टेम्परेचर रेट है, ठीक है। ELR का भी मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, इसलिए कि ताकि आगे जब बढ़ो तो तुम्हें कोई दिक्कत उस पर न हो सके। तो वही ELR को ही हम टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। अब इसमें आपके सिलेबस में समझना, केवल स्टेबिलिटी की बात किया है, किसकी बात किया है, स्टेबिलिटी की। लेकिन दो केस होते हैं, अगर स्टेबिलिटी आ रहा है तो अनस्टेबल भी आएगा, क्लियर है। स्टेबिलिटी आ रहा है तो अनस्टेबल का भी केस आएगा, लेकिन वो केस किस केस के ऊपर डिपेंड होता है, वो समझेंगे हम लोग टॉपिक के अंदर, क्लियर। अब जो टेम्परेचर लैप्स की बात हो रही है, टेम्परेचर का बढ़ना और गिरना सिंपल सी चीज है। टेम्परेचर का ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर का बढ़ना और गिरना, और उसके साथ कौन से ऐसे एजेंट हैं जो काम कर रहे हैं। अब ये एजेंट हो सकता हो सॉलिड में हो सकता हो गैस में हो सकता हो कि तुम्हारा लिक्विड में हो। तो हु इज ए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये आपको जानना होगा। देन आपको आगे पढ़ना होगा विंड वेलोसिटी एंड टर्बुलेंस, ठीक है ना। विंड वेलोसिटी और टर्बुलेंस का क्या है कि विंड वेलोसिटी में आप तो जानते हो, वेलोसिटी वेग हो गया, वेलोसिटी वेग होने के बाद हवा का वेग हो गया, ठीक है। तो हवा का वेग क्या है, मैंने एक चीज तुमको बताई थी कि ठंडी हवा ऊपर रहती है, गर्म हवा नीचे रहती है, ठीक है। ठंडी हवा ऊपर रहती है और गर्म हवा नीचे रहती है। लेकिन इसकी साइकिल पीरियड, हमने एक चीज बताते हैं, हर एक चीज की साइकिल पीरियड होती है। लेकिन जो हल्की हवा होती है, सॉरी ठंडी हवा होती है, वो नीचे की तरफ बैठती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये चीजें मैंने नहीं बताता, क्योंकि अगर उस टाइम बताता तो जो आगे की चीजें हैं वो तुम्हें कंफ्यूज कर जाती है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मैं कहता था, कई बार एग्जाम्पल भी दिया तुम्हें कि देखो एक कमरे में हम लोग अगर बंद हैं तो हम लोग जो सांस ले रहे हैं, हमें पता है कि जो हल्की हवा होती है वो ऊपर होती है
और जो भारी हवा होती है वो नीचे होती है, राइट। ये तो चीजें सही है, लेकिन ये हल्के और भारी में अगर हम बात करें तो जो ठंडा होता है, जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, और गर्म हवा एज कंपेयर टू अगर उसकी बात करें तो वो हल्की और ये भारी होती है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली बात ये है कि अगर तुमको 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है और तुम्हारा कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है कि तुम कौन सा मीडियम ले रहे हो जाने आने के लिए, लेकिन तुमको बस ये पता है कि तुमको 10 किलोमीटर तुमको पूरा करना है, तो तुम कुछ भी मीडियम ले सकते हो, राइट। तो यही है, इन का आउट, आउट का इन, किसको पहले कहोगे किसको बाद में कहोगे। तो सीधी सी बात है, ये एक साइकिल पीरियड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीजें होती हैं। तो एक चीज जान लो, यूनिट 2 के अंदर जो तुम पढ़ोगे विंड के बारे में, वो ये बताने का काम करेगा कि बादलों का निर्माण किस तरीके से होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और ये विंड वेलोसिटी में जितने भी बाहर के सस्पेंडेड गैसेस होती हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करती हैं, उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से होता है। देखो यार, मेरे पास 16 लोगों का चैट आया, 24 लोग हो, ठीक है, तो कम से कम सब कोई अपना अटेंडेंस तो भर दो, ठीक। अब क्या है कि इसमें जो है विंड वेलोसिटी का ये दिखाएगा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को एक चीज कि जो पृथ्वी है वो किस तरीके से टिल्ट है, और पृथ्वी टिल्ट होने के वजह से जो सन से निकलने वाली रे है वो किस तरीके से उसके ऊपर पड़ रहा है, और कितने फेज पे अनइक्वल हीट दे रहा है और कितने फेज पे इक्वल हीट दे रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने तुमको बताया। देन मैंने ये भी बताया कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बारे में, कि कौन सा कोल्डेस्ट एरिया होगा, कौन सा हॉटेस्ट एरिया होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कोल्डेस्ट एरिया और हॉट एरिया, ये दोनों में अंतर है। बट हु इज द वर्क, काम कौन कर रहा है, ठीक है। तो काम यही होता है कि जो हमारे पास जो इक्वेटर है, ठीक है, वो उस तरीके से पार्टिसिपेट करता है और उसको एक्सिस पे इस तरीके से ग्रिड सिस्टम अपना के देता है कि ताकि हम उन चीज़ों को इलेबोरेट कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, उन चीज़ों को समझ सकें कि इसका बिगेस्ट वजह क्या है। जैसा कि कल मैंने जल्दी जल्दी में आप लोगों को बता रहा था कि ये चीज़ें नेट से देख लो, और ग्लोब को मैं बता रहा था कि ऑनलाइन किस तरीके से है। इसके कई सारे सिमुलेशन पार्ट भी हैं जो कि आगे मैं बताऊंगा। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, कि टर्बुलेंस क्या है। विंड वेलोसिटी तो समझ में आ गया कि चलो ऊपर है, नीचे है, ठंडा है, गर्म है, चलो इसको यहीं पे अभी रख देते हैं। टेम्परेचर भी हमने पढ़ लिया। टर्बुलेंस क्या है, यही चीजें अगर तेजी से चल रही हैं, चाहे वो साइकिल के फॉर्म में हो या जिस भी फॉर्म में हो, तेजी से चल रही है और उसमें जिगजैग मोशन हो रहा है, यहाँ की चीजें वहां जा रही है, वहां की चीजें यहाँ जा रही है, किधर जा रही है कुछ पता नहीं है, लेकिन जहां जा रही है वहां का क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। तो किसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो टर्बुलेंस के पार्ट में आता है। जैसा कि मैंने बताया था कल कि वेदर, सीजन और क्लाइमेट में क्या अंतर है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, वेदर, सीजन और क्लाइमेट में क्या अंतर है। ये तीनों पार्ट हैं किसके, एटमॉस्फेयर के, ठीक है। अब इंग्लिश की अगर हम बात करें तो देखो अर्थों का अनर्थ होता है। कहते हैं यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, यहाँ का एटमॉस्फेयर कूल है, वेरी कूल, इज टू बी अ वेरी कूल, ठीक है ना। तो ये चीजें नहीं होती है। एटमॉस्फेयर एक अलग है, ये है कि आप रेफरेंस पॉइंट या आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इन चीजों को एकदम क्लियर आउट रहो कि एटमॉस्फेयर अलग है, वेदर अलग है, क्लाइमेट अलग है, सीजन अलग है, ठीक है, और ये सभी एक दूसरे के पार्ट हैं। देन आगे बढ़ते हैं, प्लम बिहेवियर। प्लम बिहेवियर का मैंने एग्जांपल कई बार दिया है, आज मैं बताता हूँ वो किसका एग्जांपल था। वो एक प्लम बिहेवियर का एग्जांपल था जो मैं ये कहता था कि यदि हम इंडस्ट्री एरिया को एयर के डायरेक्शन में लगाएं और सिटीजन यानी टाउनशिप एरिया को हम उसके सीधे बैकवर्ड में हम डालें, तो जो भी अगर एयर के डायरेक्शन में है तो जितने भी निकलने वाले इंडस्ट्रियल एरिया से सस्पेंडेड गैसेस हैं, सस्पेंडेड मटेरियल्स हैं, इवन सस्पेंडेड लिक्विड्स हैं, वो किधर आकर के हम करेगी, जहां टाउनशिप हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है वहां पे, क्योंकि एयर की डायरेक्शन भी वहीं का है और पार्टिकुलर्स मैटर उड़ करके जाएंगे। इसीलिए इंडस्ट्री एरिया को
हवा के अपोज में लगाया जाता है, एयर विंड के अपोज में लगाया जाता है कि उसका प्रभाव इस साइड ना आए, सीधे वहां पे चला जाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो वो प्लम का एक पार्ट था जो मैं आपको एग्जांपल देता था। दूसरी बात है, प्लम बिहेवियर की बात करें तो प्लम बिहेवियर ये होता है, जितने भी पार्टिकुलेट्स मैटर हैं उनकी एक फिक्स हाइट होती है। किस हाइट पे कौन सा स्ट्रक्चर यानी एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर वर्क करता है और कौन से स्ट्रक्चर में प्लम बिहेवियर को रख करके या किस डिस्टेंस पे प्लम को हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं अपने इन सस्पेंडेड गैसेस या सस्पेंडेड मटेरियल्स के थ्रू। प्लम है क्या? प्लम में की बिहेवियर की बात करें तो मैंने एक चीज बताया था, वो क्या कि हाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है, इस बात को भूलना मत। प्लम बिहेवियर हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस वो पार्टिकुलेट्स मैटर के ऊपर बताता है कि कितने चीजों से क्या क्या हो रहा है। अब डिस्पर्सन ऑफ एयर की बात करें, जो डिस्पर्सन ऑफ एयर की बात करें तो डिस्पर्सन ऑफ एयर है क्या? देखो, डिस्पर्सन ऑफ एयर ये कहता है कि जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, दो तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मैंने शुरू से बता रहा हूँ कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अब तुम्हें माइंड सेट हो चुका है पहले यूनिट से। प्राइमरी सेकेंडरी यू नो वेरी वेल हु इज अ प्राइमरी और हु इज अ सेकेंडरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्पर्सन क्या करता है, किसी भी चीज को हटा देना, घटा देना, बढ़ा देना, ठीक है। अब क्या घटा देना और क्या बढ़ा देना भाई? पॉल्यूशन की रेटिंग को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा और अच्छी चीजों को घटाएगा घटाएगा। तो वही डिस्पर्सन है, किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है अपने पास से, ठीक है। फिर ये जो गैसियंस प्लम मॉडल है, एक है वैज्ञानिक जिन्होंने एक प्लम के एक मॉडल को दिया हुआ था, किस तरीके से प्रेजेंट किया था, उनके बारे में कुछ पढ़ना होगा, उनके मॉडल्स के बारे में पढ़ना होगा और कौन कौन से मॉडल हैं जो पुराने टाइम से चलते हुए और आ रहे हैं और अभी तक बदले नहीं गए, या कौन से मॉडल है कि उनको फॉलो करके उसके अंदर संशोधन करके और आज के डेट में किया जाता है। इसी प्लम मॉडल को देखते हुए एज अ पार्ट ऑफ जो BS4 से BS6 गाड़ी बनी है और पांचवा चीज गायब हो गया है। तो वो एक गैप हुआ है, ठीक है। तो वो जो गैप हुआ है एक प्लम का ही है कि किस तरीके से पार्टिकुलेट्स मैटर को कम किया जा सकता है, ठीक। अब बात करते हैं स्टैक एंड हाइड एंड डिपर्सन। आ गया ना यहाँ पे स्टैक एंड हाइड एंड डिपर्सन, किस तरीके से प्लम के ही अंदर ये सारी चीजें, यहाँ से जहाँ से प्लम बिहेवियर लिखा हुआ है, ये जो प्लम बिहेवियर लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक लगा, ये सारे प्लम के ही पार्ट में है, ठीक। तो इस पे हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके के जो इसके हाइट है इसको स्टैक कर रहे हैं, किस तरीके से इसके रेट ऑफ रेशियो को गिरा रहे हैं इवन, और कौन से दोष हैं इसमें। तो ये चीजें आप जानेंगे यूनिट 2 के अंदर, ठीक है। तो आज सरसरी निगाहों से मैं ये दिखा दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, राइट। तो अब इसमें जो है, जो भी आप चीजें देख रहे हैं या समझ रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा। डिस्प्ले दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर, दिख रहा है। अब देखो, हम पहला जो मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस की अगर बात करें तो मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो बेसिक मैं बता रहा हूँ, बेसिक अभी इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बस मैं सरसरी निगाहों से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि समझ लो कि करना क्या है इसमें, ताकि चीज़ें एक्सप्लोर हो जाएं और इन चीज़ों को तुम अच्छे से सॉल्व कर सको। तो देखो, इसके अंदर जो आ रहा है प्रोसेस के बारे में बात करें तो कई सारे आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है कि वो ऑब्जेक्टिव है क्या चीज़ है, ठीक है। अब आपने अगर बात करूँ तो पहले यूनिट को पढ़ रखा है, ये जो पहला यूनिट है पढ़ रखा है,
अब इसकी कहानी ऑलरेडी आपके माइंड में है और ये चीजें आपको दिखा। देखो, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक थर्मोडायनेमिक, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक थर्मोडायनेमिक। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक आ रहा, और अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो चीजें जाएंगी, माइंड अपने आप उड़ करके जाएगा कि यार थर्मोडायनेमिक की बात कर रहा है तो थर्मोस्फेयर की तो बारे में तो बात हो नहीं रहा है, लेकिन एटमॉस्फेरिक बात हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक यानी प्रेशर भी आ रहा है इसमें, तो हो क्या सकता है। अब देखो एक मोटा मोटा आइडिया लग रहा है, ठीक है, कि हाँ ये चीजें हैं। अच्छा, अगर थर्मोडायनेमिक अगर यहाँ के एटमॉस्फेरिक की बात कर रहा है तो इतने ऊपर तो हम लोग रहते नहीं हैं, समझना। देखो थिंक कहाँ जा रहा है, अगर मैं रहता तुम लोगों की जगह तो मैं तो यही सोचता कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर थर्मल थर्मोस्फेयर की बात अगर हो रहा है तो वहाँ का टेम्परेचर इतना है और बाकी गैस उस मिला करके इन गैसों का प्रेशर यहाँ पे है, तो हमारे तक आने आने में इतनी डिस्टेंस है तो उसका कोई मतलब बनेगा नहीं। तो बात कहाँ की हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि मैं सोचूंगा ट्रोपोस्फेयर के लेवल पे आकर के, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के लेवल पे ही तो हम रहते हैं। तब इस लेवल पे मैं सोचूंगा कि थर्मोडायनेमिक, ये थर्मोडायनेमिक एक हो सकता हो कि साइकिल एक साइक्लिक पीरियड हो जिसके अंदर चीजें चल सकती हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक आ रहा है तो यानी प्रेशर की भी बात कर रहा है। अच्छा, अगर प्रेशर आ रहा है तो जाहिर सी बात है पास्कल का भी वर्क होगा, पास्कल है तो बैरोमीटर भी आना है, ठीक है। तो एक आपको एक अंदाजा मिलेगा किस तरीके से इस क्वेश्चन आएंगे और कौन चीजें से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आपको ये देखो, व्हाट आर द वेरिएबल ऑफ एटमॉस्फेरिक थर्मोडायनेमिक्स। अभी आप जान जाओगे थर्मोडायनेमिक्स क्या है तो फिर आपके सामने कुछ नहीं, फिर आप जानोगे लैप्स रेट। सारी चीजें पढ़ लियो, पहले ही पढ़ लियो फर्स्ट यूनिट में, जान गए लैप्स रेट। लैप्स मतलब होता है गिरना, और रेट का मतलब तुम जानते ही हो क्या होता है। तो अगर गिर रहा है तो क्या चीज का लैप्स हो रहा है, लैप्स हो रहा है किस चीज का भाई, आज के डेट में सबसे बड़ा वजह क्या हो सकता है, किस चीज का गिरावट की ये बात हो रहा है। तो भाई गिरावट की बात करें तो सीधे है कि पृथ्वी की तापमान, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग की बात आ रही है। ओहो, तो यानी ये जो है किसके बारे में बात कर रहा है, टेम्परेचर के बारे में आ रहा है, सीधे सीधे जान गया। तो एक तुम्हारे पास खुद की एबिलिटी है, यू विल नो द एवरीथिंग, तुम जान जाओगे हर एक चीज, ठीक है, या जानना होगा हर एक चीज, तभी तुम चीजों को एनवायरनमेंट को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट का सेक्टर अलग हो गया और ये सेक्टर अलग है, और तुम रहो चाहे ना रहो, तुम करो या ना करो, तो उसका चीजों का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। जो भी होगा वो सबको एक साथ होगा, जो भी देखना होगा सबको एक साथ ही देखना होगा। हाँ, अपने भी यहाँ पे कुछ उसकी रेटिंग को कम किया जा सकता है। देन आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट मिलेगा और न जाने क्या क्या मिलेगा, ठीक है, रोज डायग्राम मिलेगा, कई सारी चीजें हैं। तब देखो क्या है, लास्ट में मैंने लिखा है एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन, मोर क्वेश्चन, मतलब घुमा दो, जितना घुमाना घुमा दो। तो तुम्हारे जो भी सेक्टर से रिलेटेड जो भी तुम्हारे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो कितना भी घुमाएगा, लेकिन अगर बेसिक चीज तुम्हें पता है तो तुम वो कितना भी घुमा ले तो लिख करके तो तुम पूरा आओगे, ठीक। अब बात करते हैं मोटी मोटी निगाहों से कि एयर पॉल्यूशन मेट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। मेट्रोलॉजी भी मैंने समझा दिया कि है क्या, जो कि इसका पहले यूनिट में सारी चीजें खत्म ही कर चुके हो। अब उसके मेट्रोलॉजी का क्या है, थर्मोडायनेमिक है, स्टेबिलिटी है, बाउंड्री लेयर है और इफेक्ट ऑफ फ्लो है, ठीक है, डिपर्सन, ये सारे तुम्हारे क्या है, टॉपिक के ही हैं, ठीक। तब ये चीजें ध्यान में दिमाग में रखना, अभी किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं मैं करूंगा, ठीक। अब क्या है कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के बारे में बात हो रहा है। देखो पॉल्यूशन क्लाउड, अब समझ में आया पॉल्यूशन क्या है, क्या क्यों मैं कहता हूँ कि जो भारी बादल होती है वो नीचे होती है और ऊपर वाली हल्की होती है। तो क्लाउड भी कई तरीके का होता है, शुरू से मैं तुमको बताते हुए चला आया हूँ, और उनके भी कई हजार फीट पे होते हैं कि इतने हजार फीट पे ये चीजें, ये वाली क्लाउड मिलेगी, इतने हजार फीट पे ये वाली क्लाउड मिलेगी, और कुछ ऐसे रेयर क्लाउड भी डेवलप होते हैं। देन जो बारिश होती है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, इसलिए बादल हमें काला दिखता है। लॉट ऑफ थिंग्स है, ठीक है, कि जिसके वो केमिकल रिएक्शन करता है। अब उसके अंदर अगर पॉल्यूशन क्लाउड है तो केमिकल कंपोजिशन होगा ही होगा, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा ही होगा। तो जहाँ केमिकल और फिजिकल आ रहा है, तुम लोग तो बहुत छोटी चीजें पढ़ रहे हो, केमिकल फिजिकल आ रहा तो जाहिर सी बात है बायोलॉजिकल भी आएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, फिलहाल तो केमिकल और फिजिकल पे ही ध्यान दो। कि एन वाला पढ़ चुके थे, मैंने क्या बताया था, एक एन वाला बताया था, एक आइसो बताया था, ठीक है,
और एक बताया था तुम्हारा पी वाला, ठीक है। सभी का एग्जाम्पल दिया था मैंने पेंटेन के लेकर के, क्लियर है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखना, बाकी चीजें तुमको पता है ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर मिलती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी के सारे चीजें। और मेजर लेयर की बात करें तो देखो वही चीज उठ करके आ गया, तो यही तो तुम्हारी मेट्रोलॉजी है, सारी चीजों को एक साथ पढ़ना है, वही मेट्रोलॉजी हो गई। अब देखो एटमॉस्फेयर का थर्मोडायनेमिक क्या है, थर्मोडायनेमिक एक आ गया। तो देखो थर्मोडायनेमिक मैंने पहले बताया कि सरसरी निगाहों से जान लो आप लोग, ठीक है। तो देखो क्या है कि डिफाइन कर रहा है किसको, स्टेट वेरिएबल को। थर्मोडायनेमिक 3 स्टेट में बांटा गया है, पहला क्या है डेंसिटी, दूसरा क्या है प्रेशर और तीसरा क्या है टेम्परेचर। अब कुछ कहना ही नहीं है, तो तुम जान गए कि थर्मोडायनेमिक है क्या। किसी भी चीज की, किसी भी बॉडी की, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर डेंसिटी या प्रेशर और टेम्परेचर जान गए तो उसका क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक, क्लियर है। तो अब ये चीजें हैं, तो देखो उसको मेजर करने क्या क्या चीजें हैं कि इसको ग्राम में करते हैं, इसको पास्कल में करते हैं, और टेम्परेचर को तो तुम रूबरू हो, फारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, रेडियन, ये रेडियन है, रेडॉन मत पढ़ लेना, इन चीजों से इसको हम डिफाइन करते हैं। और ये टेम्परेचर हो गया, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं, इट इज वेरी इजी, ठीक है। और फिर ये दिखाएंगे ह्यूमिडिटी के ऊपर कैसा प्रभाव है। तो सरसरी निगाहों से और आगे बढ़ते हुए देखो इक्वेशन की स्टेट की अगर मैं बात करूं, इक्वेशन स्टेट होता क्या है किसी भी चीज का, ठीक है। इक्वेशन स्टेट की बात करें तो सब इजी है, कुछ नहीं है, रखा ही नहीं है कुछ, ठीक है। P इक्वल टू, ये जानते हो, ये कब से पढ़ते हो, बचपन से, इंटर इंटर नहीं, मैं तो क्लास 9 से इसको पढ़ते हुए चला आ रहा हूँ, ठीक है। और बोर हो गया हूँ इसको देख देख करके। तो देखो तुमको पता है इसके तीनों स्टेट के बारे में अगर लिखाना है तो क्या क्या था तुम्हारा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, दिखा भी दे रहा हूँ। देखो पहला है डेंसिटी, डेंसिटी के लिए किसका यूज करते हो, रो का यूज करते हो, ठीक है। किसका यूज करते हो, रो का करते हो। प्रेशर के लिए किसका यूज करते हो, पी का यूज करते हो। और टेम्परेचर के लिए क्या किसका यूज करते हो, टी का यूज करते हो। तो ये यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है छठा, ये जो दिख रहा है रो पी टी, ये क्या है ये, और ये एफ का मतलब यहाँ पे हो सकता है तुम्हारा फंक्शन, एफ का मतलब हो गया फंक्शन, क्लियर है ना। और रो आर टी अगर तुम्हारे पास क्या है डेंसिटी है, रेडियन है और टेम्परेचर है, तो तुम क्या निकाल सकते हो उसका प्रेशर निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये जो मिलेगा आर से जो स्पेसिफाई गैस कंटेंट होता है, तो इसको रेडियन को दूसरे नाम से भी इसमें जाना जाता है। न्यूमेरिकल सम में हम रेडियन को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। ज़्यादातर आर को हम गैस के कांस्टेंट एक वैल्यू लेकर के इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। तो देखो तुम्हें भी पता है, मैंने लिक्विड ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट की बात कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि ड्राई होता है, वाटर वेपर होता है और वेट होता है। कई सारे थर्मोडायनेमिक जान चुके हो, ये एक्सरसाइज इसका सलूशन बताऊंगा, टाइम भी अब कम है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बचपन से पढ़ते हुए चले आए हो, यही होता ही है, यही लॉ भी है, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ मैंने लिखा नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। तो मोटा मोटी समझाने के लिए तौर पे बस मैंने ये दिखा दिया कि हाँ देखो स्पेसिफिक हीट, प्रेशर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस स्टैटिक भी, डायनेमिक दिखाना है तो स्टैटिक तो दिखाओगे ही दिखाओगे, उसका प्रभाव देखो। फिर लैप्स रेट का क्या है, पोटेंशियल टेम्परेचर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी क्या है, एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी में क्या क्या तुमको मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और सिग्मा है, टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा टी से टर्बुलेंस दिखाया, वाटर वेदर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझा दूंगा, ठीक। तो इस तरीके से देख लो, ये सारी चीज़ें हैं रोज़ रोज़ जो मैंने क्वेश्चन किया था। तो अब इसी में आपको ये सारी चीज़ें देखना है और करना है, ठीक है।